वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे ग्रह पर बहुत सारी सुनामी और बाढ़ आने वाली है। इससे देश आपस में लड़ेंगे और काफी बड़ी मात्रा में तबाही होगी। लेकिन आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतने बड़े डिजास्टर का कारण क्या होगा। शायद आप कहें कि किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की वजह से ऐसा होगा, या फिर किसी बहुत बड़े ज्वालामुखी के फटने की वजह से। लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे अगर मैं कहूं कि ये एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक ग्रीन प्लांट की वजह से होगा, जिसे स्नो एलगी यानी कि बर्फ का शैवाल कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका का एक मैप क्रिएट किया है जिसमें स्नो और प्लांट का रेशियो दिखाई देता है। उनके एनालिसिस के मुताबिक एंटार्क्टिका में 2009 से 2019 के बीच में जितने पेड़ उगे हैं उतने पिछले 50 साल में भी नहीं उगे। इससे हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे एंटार्क्टिका में प्लांट ग्रोथ बढ़ रही है और बर्फ कम होती जा रही है। धीरे धीरे यह सफेद कॉन्टिनेंट हरा होता जाएगा और फिर एक बहुत बड़े डिजास्टर की शुरुआत होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की हिस्ट्री में 2 बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जब एंटार्क्टिका बर्फ से नहीं बल्कि पूरी तरीके से घास और पेड़ों से कवर्ड था। उस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा था और क्यों एंटार्क्टिका की वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जब हम एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को देखते हैं तब हमें ये बहुत ही ज्यादा ठंडा और बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, यानी करीब 6.6 करोड़ साल पहले, तब एंटार्क्टिका में जरा सी भी बर्फ नहीं थी और यह घास से ही कवर्ड रहता था। आज हम फिर से यही होता हुआ देख रहे हैं। अब एंटार्क्टिका में धीरे धीरे वापस से पेड़ पौधे आने शुरू हो रहे हैं और ये हरा भरा हो रहा है। एंटार्क्टिका में अब हमें सिर्फ सफेद कलर का लैंड नहीं बल्कि लाल, ऑरेंज, हरा और ब्राउन कलर का भी लैंड दिखाई देता है। ये इतने सारे कलर दरअसल एलगी और मोसेसिस यानी काई के हैं। ये बहुत तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और इनकी वजह से एंटार्क्टिका का टेम्परेचर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हरे रंग के होने की वजह से ये कम सनलाइट और हीट को बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनकी वजह से बर्फ भी तेज रफ्तार से पिघल रही है। कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका के 2 बीचेस पर एक रिसर्च की जिसमें वे ये जानना चाहते थे कि एंटार्क्टिका की बर्फ कितनी तेज पिघल रही है। रिसर्च के रिजल्ट आने के बाद वह शॉक्ड रह गए। उन्हें पता चला कि जिस रफ्तार से एंटार्क्टिका में आज बर्फ पिघल रही है उतनी रफ्तार से पिछले 5500 सालों में कभी नहीं पिघले। अब सीधी सी बात है कि जब बर्फ पिघलेगी तब समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा और आंकड़ों के मुताबिक अगले 100 सालों में यह लेवल करीब 3.4 मीटर तक बढ़ जाएगा। 2020 में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। पिछले 25 सालों में एंटार्क्टिका ने बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ को खो दिया है। 1997 से आज तक करीब 12 ट्रिलियन बर्फ एंटार्क्टिका से पिघलकर समुद्रों में जा चुकी है, जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। सभी वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि पृथ्वी की जियोलॉजिकल साइकिल हमेशा ही रिपीट करती है। एक समय ऐसा था जब सहारा रेगिस्तान पेड़ों से घिरा रहता था और एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, लेकिन समय बदलने के साथ वह एक रेगिस्तान बन गया। कुछ इसी तरह से हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी एंटार्क्टिका भी एक जंगल बनकर रह जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक 145 से 66 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर क्रेटेशियस पीरियड चल रहा था। इस समय एंटार्क्टिका में बिल्कुल भी बर्फ नहीं होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर काफी ज्यादा था और समुद्र भी कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाते थे, जो बर्फ को पिघलाने के लिए काफी ज्यादा होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतना ज्यादा तापमान पृथ्वी पर होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटी से रहा होगा। इन ज्वालामुखी की वजह से ही काफी बार वाइल्ड फायर भी होती थी और एंटार्क्टिका का बहुत बड़ा एरिया पूरे तरीके से जलकर राख हो जाता था। ऐसे में बर्फ का जमना बिल्कुल नामुमकिन था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटार्क्टिका में एक समय पर बहुत बड़ी मात्रा में डायनासोर और रेप्टाइल्स मौजूद होते थे और ऐसा भी माना जाता है
कि सबसे पहले उड़ने वाले जानवर यानी कि पक्षी भी एंटार्क्टिका में ही पैदा हुए थे। 1986 में वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका से एंकिलोसॉरस के अवशेष पाए। ये डरावना दिखने वाला जानवर एक हाथी के साइज का हुआ करता था और इसका ऊपरी भाग बहुत मोटी चमड़ी से बना था। अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसकी चमड़ी के ऊपर बहुत बड़े बड़े कांटे भी मौजूद होते थे, जैसा कि आप इसकी पूंछ वाले एरिया में देख सकते हैं। इनकी पूंछ इतनी ज्यादा मजबूत होती थी कि अगर किसी और जानवर पर एक बार पड़ जाए तो उसकी हड्डियां तक टूट जाती थीं। आज भी विश्व के कई सारे अलग अलग भागों में हमें ऐसे क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं जिनकी पूंछ काफी ज्यादा मजबूत होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, क्रोकोडाइल सबसे पुराने जानवर हैं जो आज भी पृथ्वी पर सलामत बचे हुए हैं। ये तब से हमारी पृथ्वी पर हैं जब डायनासोर भी यहाँ पर नहीं रहा करते थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर से एक नई तरह के डायनासोर के अवशेषों को खोजा। इसका नाम हेड्रोसॉरस था और यह करीब 7.5 मीटर लंबे होते थे। इनका वजन करीब 8000 किलो होता था और इनके पास 2 पंजे भी होते थे जिससे ये अपना शिकार करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके सर पर एक खोखला हेलमेट भी होता था जो काफी ज्यादा अजीब दिखता है। कुछ थ्योरी ऐसी बताती हैं कि यह कोई हेलमेट नहीं था बल्कि एक ऐसा प्रोटेक्शन करने का मैकेनिज्म होता था जिससे यह डायनासोर खतरे में आने पर अपनी नाक से आग निकालते थे। इसी कारणवश इनकी नाक भी काफी ज्यादा अजीब होती थी। इस बात पर वैज्ञानिक विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन यह थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैज्ञानिकों ने जब इन अवशेषों पर और भी ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह डायनासोर मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी थे। इससे 2 बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि इनके पास जितनी भी पावर थी वो हमेशा सर्वाइवल के लिए यूज होती थी, ना कि किसी का शिकार करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि एंटार्क्टिका सच में उस समय पर काफी ज्यादा घास से ढका हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर कोई भी शाकाहारी प्राणी पैदा ही ना हो पाता। इसके अलावा एंटार्क्टिका में मोसासॉरस नाम का एक क्रिएचर मौजूद होता था जो देखने में भले ही थोड़ा शांत लगे लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था। ये ज्यादातर पानी में ही पाया जाता था और इसके दांत काफी ज्यादा शार्प होते थे। जब यह किसी शिकार को पकड़ता था तो इसके जबड़े से इतना ज्यादा बाइटिंग फोर्स लगता था कि अगर वह शिकार अपने आप को बचाने की कोशिश करे तो वह बीच से ही बिल्कुल एक कपड़े की तरह फट जाता था। यह ज्यादातर कछुओं और प्लेसियोसोरस नाम के जानवर का शिकार करता था। इस जानवर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनकी स्पीशीज में कैनिबलिज्म देखा जाता था, यानी ये आपस में ही एक दूसरे को मारकर खा जाते थे। इसके बाद एंटार्क्टिका वापस से करोड़ों सालों तक बर्फ से घिर गया, लेकिन करीब 5.6 करोड़ साल पहले इयोसीन इपोक के समय पर यहाँ फिर से बसंत का मौसम आने लगा। फिर से पहले के जैसे पेड़ पौधे और जानवर दिखाई देने लगे। साथ ही में समुद्र के किनारे पर काफी सारे बीच भी बन गए। ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा होने में काफी करोड़ों सालों का समय लगा। इस समय यहाँ पर काफी सारे मार्सुपियल जानवर देखे जाने लगे, जिनमें से सबसे कॉमन आर्माडिलोज और एंटीटर्स थे। सैमोर आइलैंड पर वैज्ञानिकों को ऐसे जानवरों के अवशेष मिले जो एक घोड़े और एक ऊंट का मिक्सचर हुआ करते थे। इसके अलावा और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग उन्हें एक पक्षी के अवशेष मिले जिसका नाम पैलिगोर्निथिडस था। यह काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे और इनके जबड़े में छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते थे जिससे ये स्क्विड नाम के क्रिएचर का शिकार करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्क्विड सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि दुनिया के काफी अलग अलग भागों में मौजूद था, इसलिए आज भी हम इसे अपनी पृथ्वी के समुद्रों में देख सकते हैं। धीरे धीरे ये सारे जानवर फिर से गायब होने लगे क्योंकि अब फिर से यह हरा भरा कॉन्टिनेंट एक बर्फीला कॉन्टिनेंट बनने वाला था। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि 1.6 किलोमीटर मोटी इस बर्फ के नीचे कोई भी लिविंग बीइंग मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों का नजरिया पूरे तरीके से बदल चुका है। वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवर किया कि एंटार्क्टिका के नीचे काफी सारी झीलें और नदियां मौजूद हैं। अभी तक वैज्ञानिक 400 से भी ज्यादा झीलों को खोज चुके हैं और सबसे बड़ी झील का साइज एक मॉडर्न टाउन के बराबर है। इन सभी चीजों को एरोप्लेन के जरिए खोजा गया था। उन एरोप्लेन्स में लगे हुए जीपीआर और मैग्नेटोमीटर के जरिए ऐसा संभव हो पाया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी झील पाई गई थी उसका नाम स्नो ईगल रखा गया था, जो 48 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी गहराई 200 मीटर के आसपास है
वैज्ञानिक इस झील को वर्ल्ड फेमस फ्लैट हेड लेक से कंपेयर करते हैं, जो मोंटाना में मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अंटार्कटिका में मौजूद इस बर्फीली झील में काफी सारे अजीब तरह के क्रिएचर्स मौजूद हो सकते हैं, जो अभी तक हमने कभी भी पृथ्वी पर नहीं देखे। यूक्रेन के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी ही लीच यानी कि जोंक को डिस्कवर किया था, जो करीब 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह जिस भी मछली के ऊपर रहती है, उसका खून चूसने के बाद यह अपने साइज से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसे ही डिस्कवरी जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा भी की गई थी, जब वह रोस ग्लेशियर में अपनी खोज कर रहे थे। 740 मीटर की गहराई पर उन्होंने बहुत अजीब तरह के माइक्रोब्स और मछलियों को खोजा। इनमें से कुछ मछलियां काले रंग की थीं, कुछ पीले और कुछ नारंगी रंग की थीं। लेकिन वैज्ञानिक सबसे ज्यादा हैरान तब हुए जब उन्होंने एक ट्रांसल्यूसेंट फिश की खोज की। इस मछली की बड़ी बड़ी आंखें थीं और इसके शरीर के आर पार देखा जा सकता था, यानी वैज्ञानिक उस मछली के इंटरनल ऑर्गन्स भी देख पा रहे थे। ये सभी मछलियां जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ने पर तुरंत मर जाती हैं। ऐसी ही एक मछली की प्रजाति टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भाप में बदल जाती है। इन सभी क्रिएचर्स के लिए पृथ्वी के तापमान का बढ़ना एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। अंटार्कटिका के पिघलने की वजह से समुद्र का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा और आज हम जो भी मैप यूज करते हैं वो काम का नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया भर के काफी सारे एरिया पानी में डूब चुके होंगे। हमारी पृथ्वी में जितना भी फ्रेश वाटर मौजूद है, उसमें से 70% अंटार्कटिका में ही है। और जब अंटार्कटिका पिघल जाएगा तो ये सारा साफ पानी समुद्र के खारे पानी के साथ जाकर मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि यह पानी हमारे पीने लायक नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ओशन करंट के पैटर्न और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे, जिससे हमारे वायुमंडल की भी कंडीशन चेंज होने लगेगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग समुद्र अपने अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। पानी हमेशा हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में जाता है, और जब पानी मूव करता है तो उसे ओशन करंट कहा जाता है। ये कुछ उसी तरह है जिस तरह एक चार्ज्ड पार्टिकल के मूव होने को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वह ओशन करंट ही है जिसकी वजह से साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा बारिश होती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जब ओशन करंट के पैटर्न चेंज हो जाएंगे तब बहुत ज्यादा चांस है कि सुनामी और बड़े बड़े तूफान आएंगे, जिससे बहुत बड़े लेवल पर तबाही होगी। इससे भी बड़ा खतरा है ज्वालामुखी के फटने का, क्योंकि जियोलॉजिकल चेंज होने पर सबसे पहले हमें भूकंप और ज्वालामुखी ही देखने को मिलते हैं। आज हम जितना भी फर्टाइल एरिया देख रहे हैं वह एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, और जो भी बचा होगा वह पूरे तरीके से पानी से कवर हो जाएगा। पृथ्वी में ऐसा बहुत कम ही एरिया बचेगा जहां पर सब कुछ सेफ होगा। अब इतने कम एरिया में इतने सारे इंसानों को रखना, साथ में फसल उगाना और जानवरों को पालना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। यहीं से शुरुआत होगी द ग्रेट डेसिमेशन की। डेसिमेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़े लेवल पर किसी की जनसंख्या को खत्म कर देना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं होगा। जब सबसे पहली बार इंसान पृथ्वी पर आए थे और वे अफ्रीका से यूरोप वाले एरिया में गए थे, तो उन्होंने वहाँ के इंसानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। आज भी हमें उन यूरोप वाले इंसानों का डीएनए मॉडर्न ह्यूमन में दिखाई देता है। इतनी छोटी सी एरिया में जब इतने सारे लोग रहेंगे तब काफी सारे वायरस और महामारियां फैलेंगी, और यह कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। 2016 में एंथ्रेक्स नाम की एक ऐसी ही बीमारी फैली थी, और ये उस वायरस से आती है जो बहुत सालों से बर्फ के नीचे जमा हुआ था। बर्फ पिघलने की वजह से वह वायरस एटमॉस्फेयर और पानी में घुल मिल गया, जिससे इतनी बड़ी बीमारी फैली। इससे हजारों हिरणों की जान गई और कुछ इंसान भी इसमें अपनी जान गंवा बैठे। अभी कुछ समय पहले ही फिर से एक ऐसा ही वायरस बाहर निकला है जो काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वैसे रहने के लिए एक अच्छा प्लेस जरूर है जहाँ पर इंसान बहुत आसानी से रह सकते हैं, और वह है खुद अंटार्कटिका। यह 5,22,000 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पर काफी ज्यादा घास और साफ हवा होने की वजह से इंसान यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा सकते हैं। यह 2 ग्रेट ब्रिटेन के बराबर का एक कॉन्टिनेंट है जिसमें भारी मात्रा में मिनरल्स और ऑयल मौजूद है। इसी का व्यापार करते हुए यहाँ पर काफी सारे इंसान रह सकते हैं। काफी सारे देश तो अंटार्कटिका पर अपना कब्जा जमाने के लिए भी तैयार हैं, और इसका कारण यहाँ की बर्फ के नीचे मौजूद वैल्यूएबल मिनरल है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में चांदी, प्लैटिनम, कॉपर, यूरेनियम और लोहा मौजूद है।
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मौजूद यूरेनियम को हम न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज कर सकते हैं, जिससे काफी भारी मात्रा में हमें साफ एनर्जी प्राप्त होगी। लेकिन इसके बाद भी एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। यह साउथ पोल में मौजूद है और यहाँ आधे साल तो सूरज ही नहीं निकलता, यानी यहाँ पर कोई भी सनशाइन नहीं होगी। ऐसे में यह एरिया वापस से बर्फ से ढक जाएगा। यह बर्फ पहले की जितनी मोटी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह इतनी ठंडी होगी कि यहाँ पर इंसानों का रहना दुश्वार हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बहुत बड़े जानवर जैसे मस्क ऑक्सन ही सरवाइव कर पाएंगे। इसके साथ हमें यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे पौधे और मॉसेसेस भी देखने को मिलेंगे। ऐसे समय में यहाँ पर कैटल भी नहीं पाले जा सकते हैं। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि आगे चलकर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे हम इतने ठंडे एरिया में भी अपने आप को बिल्कुल गर्म और सुरक्षित रख पाएं। अभी तक आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि हम बहुत बड़े डिजास्टर के बहुत करीब हैं। ये सब हमारा ही किया धरा है, क्योंकि गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ एक महीने पहले एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि अब अगर हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल भी कर लेते हैं तब भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकने वाली है। हम पहले ही अपने वायुमंडल में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैस रिलीज कर चुके हैं कि वह सूर्य की लाइट और हीट को ट्रैप करने के लिए काफी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पॉल्यूशन को और भी ज्यादा करने लगे, क्योंकि उससे हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक और सॉल्यूशन बताया है, जिसमें वह जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उन्हें एटमॉस्फेयर से मशीनों के द्वारा निकाल लेंगे। लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल एंड जियोलॉजिकल चेंजेस से खिलवाड़ करना और भी नई दिक्कतों को खड़ा कर सकता है। इस चीज का सबसे अच्छा सॉल्यूशन वैज्ञानिकों ने अभी तक एक ही बताया है, और वो है एक बबल राफ्ट एंटार्क्टिका के ऊपर सेट कर देना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो छोटे छोटे बबल से बना होगा, और यह बबल सनलाइट को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेंगे। जब तापमान काफी ज्यादा कम हो जाएगा तो सनलाइट को तापमान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जब तापमान काफी ज्यादा हो जाएगा तब इससे सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे सन की हीट और लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी और तापमान नहीं बढ़ेगा। यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत होता है तो इसको तुरंत ही डिसमेंटल कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।